जब तो ले आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1079। दिन रविवार, तारीख 1 दिसंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री अरविंद श्रीवास्तव, जो एक्स मेंबर ट्रिब्यूनल कमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय है वो है एक्यूप्रेशर मूलभूत सिद्धांत और विकास, भाग 9। इससे पूरी भाग 8 ले चुके हैं। अब मैं जज सुन लेते हो आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव से निवेदन करता हूँ कि आज का उद्बोधन जारी करें। अरविंद श्रीवास्तव। प्रणाम। वंदे बोधवयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशुतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदित। ज्ञान में नित्य और शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है, सर्वत्र वंदना की जाती है। तो स्वाध्याय एवं चिंतन के 1079वें दिन में हमारे सामने उपस्थित अरविंद शर्मा जी, जो हमारे कुशल संचालक हैं और जिन्होंने इतने दिनों तक इसको लगातार चलाए रखा है। हमारे अशोक सेठी साहब जो यहाँ उपस्थित हैं, अभिषेक शर्मा जी जो उनके पुत्र हैं, अरविंद शर्मा जी के शर्मा जी, वीएन चौधरी साहब, ममता शर्मा जी, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। विषय हम लोगों का स्वाध्याय चिंतन के अंतर्गत तमाम तरह के लोगों को एक साथ लाने का था, और मैं अरविंद शर्मा जी के लिए गौरव का विषय मानता हूं कि उन्होंने इसको पूरा किया है, क्योंकि इतने दिन तक चलाना सरल कार्य नहीं होता। हम लोग अलग अलग विधाओं में अलग अलग चीजें प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी हैं या उस विषय का हमें बहुत अनुभव है या ज्ञान है। हम कोशिश करते हैं कि हम जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, उसको हम समाज में प्रस्तुत कर सकें, ताकि हमारे अतिरिक्त भी अन्य लोग जान सकें। क्योंकि ज्ञान जितना भी आप दूसरे को देते हैं, उतना ही ज्ञान आपका बढ़ता जाता है। तो हम लोग स्वाध्याय चिंतन में जो हमारा प्रेशर का मूलभूत सिद्धांत और विकास था, इसका 9वां भाग है। हम लोग इसके पहले 8 भाग कर चुके हैं। तो हम लोग पिछली बार हम लोगों ने हार्ट पर चर्चा किया था, और हमारे यहाँ जो चाइनीज एक्यूप्रेशर या जो एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे चाइनीज हो, उन दोनों में एक पेयर ऑर्गन की कंसेप्ट है। यानी ऐसे ऑर्गन्स शरीर में 6 इस तरह के ऑर्गन्स माने गए हैं, ऑर्गन्स ग्रुप, जो अलग अलग काम को करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हार्ट जो है और स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क एक तरह का है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो, और तो हार्ट जहां पहले एसआई का रोल आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो क्या करती है, जो जो भोजन हम लेते हैं, जो जल लेते हैं, जो वनस्पतियां लेते हैं, इन सब को किसी न किसी रूप में उसके मूलभूत तत्व को एब्जॉर्ब करती है, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उन सबको रक्त प्रवाह में यानी वेसल्स में पहले भेजती है। फिर बोन मैरो से जो तत्व आते हैं वो मिलकर का निर्माण करते हैं। ये मॉडर्न साइंस कहती है। अब रक्त का निर्माण हो गया, तो रक्त चूंकि पोषक पदार्थों को शरीर में विभिन्न भागों में लेके जा रहा है, तो उसको ले जाने के लिए, जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हम बाहर संसार में देखते हैं कि हमको कोई सामान कहीं भिजवाना है तो एक ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता हमारे शरीर को भी पड़ती है, और वो ट्रांसपोर्टर के रूप में हार्ट होता है। हार्ट उसके साथ जुड़े हुए ये वेसल्स, धमनियां हैं, शिराएं हैं, ये उसके ट्रांसपोर्टेशन के सहयोगी हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट करता है और अल्टीमेटली इन पोषक पदार्थों को या इस रक्त को ले जाता है सब सेल्स में।
ये मॉडर्न साइंस कहती है। सब सेल्स में ले जाता है, फिर सेल्स क्या करती है, वहां एक माइटोकॉन्ड्रिया कंसेप्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक उसका भाग है, वहां पर इस जो ऑक्सीजन ले जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो वेसल्स में है रक्त अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जाती है तो वो भोजन से यानी ग्लूकोज से वो उसको जलाता है, यानी केमिकल रिएक्शन करता है और उससे ऊर्जा बनाता है। ये मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट है। तो इसी से इसी तरह का एक विचार जो है, दार्शनिक विचार एक्यूप्रेशर में है। तो कुछ चीजें हैं तो साम्य है, तो ये कुछ चीजें अलग अलग कही जाती हैं। तो हम लोग हार्ट पर चर्चा कर चुके थे जो ट्रांसपोर्टर था, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पर चर्चा कर रहे हैं, और वो हम लोग देखते हैं कि कैसे दार्शनिक विचार इसके बारे में क्या कहता है। तो हमारे एक्यूप्रेशर में ये कंसेप्ट है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा 2-2 घंटे के अंतराल में प्रत्येक ऑर्गन में जाती है। तो 12 ऑर्गन है, 12 ऑर्गन कंसेप्ट है। तो 2-2 घंटों में वो ऊर्जा सर्वाधिक होती है, और उसके 12 घंटे के बाद उसमें ऊर्जा न्यूनतम होती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा ऑक्सीजन भी नहीं है, इसको किसी गैस से तुलना नहीं कर सकते। तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा 2-2 घंटे के अंतराल में आती है। तो हार्ट में 11 बजे से 1 बजे दिन में रहती है, और 1 बजे से 3 बजे उसके दूसरे पेयर ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है सर्वाधिक। इसके विपरीत जो 12 घंटे होते हैं, 1 बजे से 3 बजे का प्रातः का समय, उसमें न्यूनतम, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूनतम ऊर्जा होती है। एक्यूप्रेशर में यह भी विचार है कि बर्थ ऑर्गन का कंसेप्ट है। तो बर्थ ऑर्गन में क्या है कि 8 जुलाई से 7 अगस्त तक जिनका बर्थ होता है, उनका बर्थ ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन है। यानी इस समय जो उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उनको स्मॉल इंटेस्टाइन के जो गुण धर्म है, वो उनके गुण धर्म के आसपास मिलते हैं, उससे टैली करते हैं, और अगर बैलेंस अवस्था में हो तो जो उसके गुण हैं वो सर्वाधिक प्रभावशाली उनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ते हैं। अब दोनों के मिश्रण से हम लोग भी, जो चाइनीज या एक्यूप्रेशर कहता है और जो मॉडर्न साइंस कहता है, उनके विचार के आधार पर भी हम डिफ्रेंशिएट करते हुए बताते हुए चलेंगे कि कैसे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। तो जो पचा हुआ भोजन है वो 2 तरह होगा, या तो सॉलिड होगा या तरल के रूप में। तो दोनों को, उनको भोजन को और उनके पेय पदार्थों को प्राप्त करना माने एब्जॉर्ब करना, मतलब उनको प्राप्त कर, पहले तो रिसीव करते हैं, फिर उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब कौन सा करते हैं, जो लाभदायक होता है, तो उसको प्राप्त करना पहला इनका कार्य है। फिर भोजन से जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, उनको अलग कर लेते हैं, और जो अवशिष्ट पदार्थ जो जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको उसको अलग कर देते हैं। यानी जो शुद्ध है उसको एक तरफ कर लिया, जो अशुद्ध है उसको ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो उसको आगे, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको एलआई हम लोग बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत, वहां पर उसकी तरफ भेज देते हैं। ये उसका काम है। तो मूल रूप से आप, अगर हम लोग आधुनिक किसी फ्रेज से तुलना करें, तो हम लोग कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गह रहे होता दे होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का ये रोल है कि जो शुद्ध है, जिसको हमारे लिए लाभदायक है, उसको हमको ग्रहण करना है, और जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है उसको हमको आगे आगे चल के भेजना है। ये भौतिक रूप से आवश्यकता की बात हुई। अब पराभौतिक रूप से अगर हम इसकी तुलना करें, क्योंकि हम लोग पराभौतिक भी कहते हैं कि भौतिक और पराभौतिक दोनों का सम्मिश्रण है दार्शनिक विचारों। तो अगर पराभौतिक हो तो हम लोग क्या समझ सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं कि यानी कोई भी आपके लिए जो लाभकारी चीजें हैं, जो जो
बुरा है उसको और जो सही है उसको अलग अलग करने की क्षमता ये कौन देती है? ये आपका शरीर का यही ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन देती है। तो यानी अगर आपके पास विवेक, इसको हम लोग बोलते हैं विवेक बुद्धि, विवेक माने जो अच्छा है उसको ग्रहण करना, और जो बुरा है उसको, हानिकारक या बुरा है उसको हम लोग बाहर निकालते रहते हैं, अपने मन से निकालते रहते हैं। तो ये करने का काम जो है, यह विवेक बुद्धि का कार्य किसके पास है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो अगर, अब इससे क्या डिराइव होता है कि अगर आपका ये सब गुण कैसे होते हैं? जब हम बैलेंस फॉर्म होते हैं, हम बैलेंस की बात करते हैं, जीवन में बैलेंस, दोनों के बीच में एक बैलेंस का कंसेप्ट हमेशा होता है। और यही यही दार्शनिक विचार जो है एक्युप्रेशर में है कि हम हर चीज की बैलेंसिंग करते हैं, हम कोई चीज अति नहीं करते, हम कोई बहुत चीज न्यून नहीं करते। ना हम, अगर भोजन हमको करना है तो लगातार हम भोजन भी नहीं करना चाहते, जितना हमको आवश्यकता है उतनी ही भोजन करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा बैलेंस का विचार है वो हमेशा सार्थक रहा है और बड़ा उपयोगी रहा है, और जीवन को आगे विकास की दिशा में ले जाने वाला रहा है। तो अगर एसआई यानी स्मॉल इंटेस्टाइन अगर बैलेंस फॉर्म में है तो हमारी क्या होगी? विवेक बुद्धि यानी स्पष्ट सोच, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको क्या ग्रहण करना चाहिए, हमको क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे भौतिक हो और चाहे पराभौतिक। यानी गुण पराभौतिक है, पदार्थ तो हमारा भौतिक है। तो अगर पदार्थ भी ग्रहण करना हो तो हमको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन सी सोच को रखना चाहिए, कौन सी सोच को नहीं रखना चाहिए, ये विवेक बुद्धि हमको ऐसाई। तो अगर बैलेंस फॉर्म में है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन बैलेंस है, तो आपके शरीर में या आपके मन में जो स्पष्ट सोच विचार है उसका हमको दिखाई पड़ेगा हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में। मुद्दों का कोई विचार आया आपके सामने तो उनका विश्लेषण करने की क्षमता भी तो इसने दे दिया। इसने कहा आपके पास कोई विचार आया कि हमको ये कार्य करना है, तो आप उस पर विश्लेषण करते हैं कि क्या ये हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमारे लिए फायदेमंद है, क्या हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है, इससे हमको कोई परेशानियां हमारी तो नहीं पड़ेगी, या समाज में उपादेयता हमारी कम तो नहीं हो जाएगी, या उपयोगिता हमारा जो है, हमारी उपयोगिता कम हो जाएगी, या हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन आगे चल के होगा वो हमारा कमजोर पड़ जाएगा। तो ये इन पर विचार करने की जो सोच दे रहा है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे एक्यूप्रेशर में सारे ऑर्गन्स बैलेंस, सब ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम किसी परिवार में रहते हैं तो हम देखते हैं कि माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ नाना नानी मामा दादी ये सारे संबंधों से जुड़े हुए हों, और उन संबंधों की वजह से अगर अगर हमारे बैलेंस हम व्यक्तित्व है हमारा तो हम सारे संबंधों को जोड़े रखते हैं। तो ये उसी तरह हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं, हम उन सब ऑर्गन्स के बीच में हर एक दूसरे के साथ एक ऐसा संबंध है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, और सब बैलेंस होंगे तो होगा। हम मॉडर्न साइंस से थोड़ा सा भिन्न है अपनी बात हम कहते हैं कि मॉडर्न साइंस में जब ये वो कहते हैं कि हार्ट हमारा अलग है और हम हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हम प्योर हार्ट की ही चर्चा करेंगे, हम किडनी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लंग्स के स्पेशलिस्ट नहीं है और ये बीमारी नहीं है। और अगर आप जाएं कहीं और आप ये देखें कि हम, डॉक्टर ये कहे कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई समस्या नहीं है, लंग्स की कोई समस्या नहीं है, हार्ट की कोई समस्या नहीं है, लीवर की कोई समस्या नहीं है, तो फिर हमारा शरीर बीमार क्यों है? ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। और ऐसे बहुत से दृष्टांत आते हैं जहां हर स्पेशलिस्ट कहता है कि हमारी समस्या नहीं है, इसको आप किडनी को दिखाइए, किडनी कहते हैं कि हार्ट को दिखाइए। तो इस हमारे यहाँ ऐसा नहीं। एक्यूप्रेशर कहता है कि हमारा शरीर होलिस्टिक अप्रोच उसके लिए नहीं है। हमारे शरीर में अगर हार्ट है तो किडनी से उसका संबंध है, हार्ट है तो उसका लंग से संबंध है। तो इन सब विचारों में, तो अगर सोच, अगर कोई आपने विचार रखा, आपने कोई निर्णय लिया, तो निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता तो आपको ये जो बता रहा है
स्मॉल इंटेस्टाइन ये कहती है विवेक बुद्धि के अनुसार आचरण करने की बात ये सिखाती है। कंट्रोलर हार्ट भी है, लेकिन अगर आपको गंभीर निर्णय लेना हो तो निर्णय लेने का जो साहस है वो इसके जिम्मे नहीं है। वो साहस का कार्य देता है वो हमारा गाल ब्लैडर देता है। यानी जो निर्णय, कोई ऐसा काम करना है जिसमें हमको लग रहा है कि इसमें हमको साहसिक निर्णय लेना है, तो ये साहस का कार्य देने का कार्य हमारा गाल ब्लैडर करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य नहीं है। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के संबंध में पेयर ऑर्गन यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं दोनों। तो दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो कभी हार्ट की परेशानी होती है तो जैसे जीवन में होता है कि यदि पत्नी परेशान है तो पति उसको सपोर्ट देता है, और पति परेशान है तो पत्नी उसको सपोर्ट देती है। तो इस रिलेशनशिप में भी आप लोगों को देखना है कि हार्ट और एसआई दोनों एक दूसरे के साथ पूरक रूप में है। वो एक दूसरे को साझा करते हैं, अपनी परेशानियों को साझा करते हैं। अगर हार्ट में बहुत परेशानी आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि तुरंत ही एसआई भी बीमार पड़ने लगती है। कोई भी आपको मनोवैज्ञानिक रूप में या कोई ऐसा इमोशनल स्ट्रेस पड़ता है जिसमें कि आपको लगेगा कि हमको परेशानी हो गई है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी तुरंत ही प्रभावित हो जाती है और वो भी उसको। और कभी कभी हम लोग अपने पॉइंट्स के माध्यम से करते हैं कि जब हम देखते हैं कि अगर हार्ट में एनर्जी हमारी अधिक हो गई है और हार्ट परेशान दशा में है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, अगर हार्ट की एनर्जी बैलेंस फॉर्म में नहीं है और अधिक हो गई है तो हम लोग उसको, उस ऊर्जा को ट्रांसफर कर देते हैं कि ताकि अभी एसआई में चली जाए यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाए, सो दैट हार्ट को बैलेंस करना। क्योंकि हार्ट और एसआई में, हार्ट की तुलना में दोनों की तुलना करें तो हार्ट को अधिक उपयोगी मानते हैं, क्योंकि वहां पर तात्कालिक निर्णय लेने की बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उतनी परेशानियां नहीं आती है जितनी हार्ट में आती है। तो कोई भी स्ट्रेस होगा, कोई भी दबाव होगा, कोई तनाव होगा, तो वो पहले झेलता कौन है? सबसे पहले उसको बियर करता है हार्ट। तो वो सहन करने की क्षमता हार्ट में होती है, लेकिन उसको एसआई भी बियर करना चाहती है। और इसीलिए आप देखते होंगे कभी इमोशनल स्ट्रेस पड़ता है तो तुरंत टॉयलेट की बात होती है कि हम, क्योंकि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल थोड़ा गड़बड़ा जाता है, वो भी उतना बर्दाश्त करती है। अब ये एसआई क्या करती है? अब एसआई का रोल आगे, एसआई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भोजन से शुद्ध और अशुद्ध द्रव को और अशुद्ध भोजन को, इनको भाग को अलग करती है। और इसके बाद क्या होता है इसको, लेकिन जब अशुद्ध भाग को एलआई की ओर भेजती है तो उसी समय आप देखिए जो शुद्ध भाग है उससे ऊर्जा स्प्लीन बनाती है, और स्प्लीन बनाने के बाद वो क्या करती है, ये उसको लंग्स में भेज देती है। तो और अशुद्ध भाग एसआई द्वारा जो है भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर जो अशुद्ध द्रव है उसको भी स्मॉल इंटेस्टाइन यूरिन के यूबी में, यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से भेज देती है, ताकि ये पेशाब के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार हमारे एक्यूप्रेशर में सिद्धांत में अगर कभी यूबी की कोई बीमारी है, यूरिनरी ब्लैडर की कोई बीमारी है, तो हम लोगों को एसआई पर भी कम से कम ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमको अगर यूबी की बीमारी है तो हम लोग एसआई पर भी ट्रीटमेंट दें, ये हम लोगों के यहाँ का अलग से सोच है जो मॉडर्न साइंस से डिफरेंट है। कि अगर कोई, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि अगर अशुद्ध द्रव दे रहा है तो वो एसआई से जा रहा है, तो अल्टीमेटली एसआई भी कहीं जिम्मेदार हो गई है, तो एसआई को भी कमजोर है या वो अधिक हो गई है ऊर्जा, तो उसको भी हम लोग ट्रीट करते हैं। अब आवश्यक ऊर्जा, अब ये इसको, अब ये हम लोग ये प्रश्न उठता है कि ये जो कार्य कर रही है तो अल्टीमेटली इसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो हम लोग ये मानते हैं कि ये जो काम कर रही है एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन जो काम कर रही है, उसके लिए उसको आवश्यक ऊर्जा किडनी से मिलती है। किडनी हमारे यहाँ जो है वो कंट्रोलर के रूप में है, और वो उसके पास वो जो है किडनी यांग, मतलब जो
इन और यांग का कंसेप्ट था, जिसमें एक ऊर्जा का मतलब स्ट्रक्चरल भाग था और एक ऊर्जा का जो फंक्शनल भाग था। तो जो फंक्शनल भाग है उसको यांग कहा गया। तो किडनी यांग से ये ऊर्जा जो है प्राप्त करती है और फिर उस ऊर्जा की वजह से सारे काम को करती है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में गड़बड़ी हो जाती है तो क्या होता है कि यूरिन की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। कभी यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, कभी यूरिन की मात्रा घट जाती है, ये होता है। तब कैसे? अगर छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोल्डनेस बढ़ गई है, ठंडक बढ़ गई है, तो पेशाब की मात्रा आपकी बढ़ जाए। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हॉटनेस बढ़ी हुई है यानी उसमें हॉटनेस बढ़ गई है, तो आपके यूरिन की मात्रा घट जाएगी। ये उसका है। तो अगर यूरिन की मात्रा में ये परिवर्तन हो रहा है तो यानी हमको स्मॉल इंटेस्टाइन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यूबी को हम ट्रीट करेंगे क्योंकि जहां पर हम लोग मान्यता है कि जो ऑर्गन रिजल्टेंट रूप में है, उसमें कार्यकारी रूप में है, उस पर तो हमको ट्रीटमेंट देना ही देना है, लेकिन जो उसके मूलभूत रूट के रूप में है उस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब पराभौतिक स्तर में क्या है कि जैसे हम लोग अभी हमने कहा कि जैसे भौतिक स्तर पर हम लोग कहते हैं कि उसने अशुद्ध और शुद्ध को अलग कर दिया। पराभौतिक में, पराभौतिक रूप में वही सही गलत का निर्णय, अच्छे बुरे का निर्णय, असली कौन है नकली कौन है इसका निर्णय, ये हम लोग पराभौतिक स्तर पर यही है, यही देती है स्मॉल इंटेस्टाइन देती है। तो संतुलित विवेक को अगर हम लोग परखना हो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन पर हम लोग विचार कर सकते हैं कि वहां उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बैलेंस फॉर्म में होगा। अब हार्ट और इसका संबंध क्या है कि हम लोग यहाँ जो 5 तत्व कहे गए हैं, एक पहला है हमारा कास्ट, दूसरा है अग्नि, तीसरा है तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मेटल और पांचवा है जल। ये प्रेशर में कंसेप्ट है, स्पेशली तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब एक जो एक्यूप्रेशर का एक विचार ये है कि हार्ट स्टोर्स द माइंड, यानी जो मन का जो कंसेप्ट है, क्योंकि वहां मन के अलग से विचार में नहीं है। हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तो मन का अलग से विचार है, वहां नहीं। तो हार्ट स्टोर्स द माइंड यानी मन का आवास है। तो मन, मन क्या है? यानी मानसिक जीवन का जो नियंत्रक है वो हार्ट है। अगर मन में या मानसिक रूप से कोई परेशानी है तो ये हार्ट की ही प्रॉब्लम है, और किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी अगर स्वस्थ मानसिक जीवन आप जी रहे हैं तो आपका हार्ट बहुत बैलेंस्ड, बहुत स्वस्थ होना जरूरी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि के लिए जानी जा रही है। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, उधर वो उसने क्या किया, मानसिक क्रियाओं का नियंत्रक है, यानी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रक है। तो मानसिक क्रियाओं के लिए और इधर विवेक बुद्धि के लिए, तो दोनों मिलकर के अच्छे निर्णय लेने के लिए तैयार करते हैं अपने को और अच्छा निर्णय लेते हैं। अगर दोनों बैलेंस हैं तो दोनों अच्छे विचार और अच्छे निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर विवेक बुद्धि से या मानसिक प्रबलता से या मानसिक स्वस्थ होने से दोनों ने अच्छा निर्णय लिया, लेकिन ऐसा निर्णय कुछ समाज में या किसी के डर से साहस नहीं दे पा रहा है, आपका शरीर, आपका मन निर्णय तो ले चुका है कि हमारे लिए उचित यही है, लेकिन वो समझते हैं आप कि यह निर्णय लेने की जो साहस है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का रोल उसमें नहीं है। तो हमारा रोल जो है गाल ब्लैडर का रोल आता है। ये हम लोग अपने इस दार्शनिक विचार में कहते हैं चाइनीज में। यानी अब
सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो हमको, हमारे पास पॉइंट है, हम लोग उसके पॉइंट का यूज करते हैं, हम लोग GB40 पर ट्रीटमेंट कर देते हैं गॉल ब्लैडर के। और अगर हमारे विवेक बुद्धि के की कहीं कमजोरी पड़ती है, यानी हम लोग निर्णय लेने ही नहीं पाते हैं, तो हम लोग फिर SI, स्मॉल इंटेस्टाइन के 5वें बिंदु पर ट्रीटमेंट करते हैं। ये हम लोग का विचार का है, ये पॉइंट चूंकि अब अलग से होगा, ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट के रूप में। अब अगर, जैसे हम लोगों ने कहा था कि अगर उसमें गर्मी बढ़ जाएगी तो यूरिन जो है आपका सूख जाएगा, कम हो जाएगा, और ठंडक बढ़ेगी तो अधिक जाएगा यूरिन। तो अगर गर्म तासीर वाले भोजन आप लेंगे तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में गर्मी बढ़ जाएगी। और अगर बहुत अधिक ठंडा भोजन आप लेते हैं, खूब आइसक्रीम खाते हैं, ऐसी चीज खाते हैं, तो SI में, या ठंडा भोजन खाते हैं 4 घंटे बाद, पाँच छह घंटे बाद आप भोजन करते हैं, या रॉ फूड के तौर खाते हैं, तो भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ठंडक बढ़ेगी। उसकी वजह से यूरिन अधिक हो सकती है। जो उसका बीमारियां क्या है, इससे जुड़ी बीमारियों की बात क्या है, जैसे अधिक बीमारी क्या, जो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी, एनर्जी बढ़ी हुई हो, तो मल में रक्त आ सकता है, यूरिन में रक्त आ सकता है, जेलिसी आ सकती है। अब जेलिसी देखिए, जेलिसी लीवर का भी कैरेक्टर है, उसका भी गुण है लीवर का। जेलिसी लीवर में वो है अवगुण या गुण कहिए। तो लीवर लीवर का काष्ठ का पुत्र है अग्नि, और अग्नि का नियंत्रक ये है, और लीवर जो है काष्ठ का से संबंधित है। तो यानी लीवर जो है माता पिता के रूप में है। तो माता पिता के जो गुण हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चले जाते हैं। ये इस रूप में हम लोग उसको देख सकते हैं। एनीमिया, अगर एनीमिया है तो यानी स्मॉल इंटेस्टाइन शोषण नहीं कर पा रही है, न्यूट्रिएंट्स का शोषण नहीं कर पा रही है, अच्छे तत्वों को ग्रहण नहीं कर पा रही है, तो कभी कभी एनीमिया का भी होता है, तो उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन को हमको देखना पड़ता है। अब कनपट्टी का दर्द, यहाँ के आसपास का दर्द, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पॉइंट आता है वो यहाँ पर अल्टीमेटली आता है कान के पास, और वो एनर्जी जाती है और यहाँ से आगे। तो ये कनपट्टी का ये जो भाग है, इस भाग में भी अगर कहीं दर्द हो तो भी इसके लिए ये जिम्मेदार माना जा सकता है। यहाँ पर एक और मेरिडियन है, यहाँ पर जाती है स्टमक मेरिडियन भी, तो स्टमक मेरिडियन भी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन इसके लिए कनपट्टी के दर्द में भी स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम लोग संज्ञान में लेते हैं। अब ये मेरिडियन हाथ से, हाथ की छोटी उंगली के बाहरी भाग से ऊपर की तरफ यांग साइड में, यांग साइड से आती हुई और अल्टीमेटली जाती है, और कंधे से होते हुए, स्केपुला से होती हुई, स्केपुला को टच करती है, और स्केपुला से साइड से होते हुए, आप गर्दन के साइड से होते हुए, और तब कान के अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंचती है, कान के बिल्कुल पॉइंट पर, जो जहां पर गड्ढा पड़ रहा है आपको कान में, आप देखिएगा जहां बाहर की तरफ एक गड्ढा पड़ता है, उस जगह पर जाकर के ये खत्म होती है। तो जो इस मेरिडियन पथ में, मेरिडियन मार्ग में कोई बीमारी होगी, तो उनके लिए भी इसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए। तो गर्दन में, साइड में, गर्दन के साइड में, इस साइड में दर्द हो रहा हो तो ये होगा, बार बार सर दर्द हो रहा हो तो, क्योंकि ये यहाँ पर अगर सर्वाइकल की बात होगी तो सर्वाइकल के उससे भी सर दर्द हो सकता है। कमजोर पाचन अगर होगा तो भी ये जिम्मेदार है, क्योंकि कमजोर पाचन, पाचन माने अगर आपने पाचन, डाइजेशन का सिस्टम ये है कि जब तक कोई भोजन, बड़े भोजन यानी बड़े अणुओं में विभक्त होकर के, जो मॉडर्न साइंस कहती है बड़े अणुओं में छोटे अणुओं में विभक्त करके, और वही एब्जॉर्ब करती है, तो उस एब्जॉर्प्शन क्षमता को एसआई ही तो करती है, वही तो एब्जॉर्ब करती है। तो अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो आप कहेंगे कमजोर पाचन है। कमजोर पाचन में कार्बोहाइड्रेट होगा, कमजोर, भाई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या तुम खाएंगे, या तो हम फैट खाएंगे, और या हम प्रोटीन खाएंगे। तो तीनों के पाचन के लिए हमारे पास सिस्टम, जो मॉडर्न साइंस कहती है उसके हिसाब से ये है कि जब आपका पाचन होगा तो आपका ग्लूकोज, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा,
वो फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, ये ब्रेक करने है, मतलब बड़े अणुओं को छोटे अणु में विभक्त करना है। और जब बड़े अणु से छोटे अणु चले जाएंगे तो इनको फिर एब्जॉर्प्शन की पावर होती है। तो मुंह में जैसे ही आप रखते हैं, वैसे ही आपका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, यानी वो ब्रेक ब्रेक होना शुरू हो जाता है मुंह में रखते ही। तो इसीलिए हम लोग, अगर आप रोटी को भी आप थोड़ी देर मुंह में रखे रहें तो वो मीठी लगने लगे, क्योंकि उसमें ग्लूकोज के दो अणु, एक दो अणु आ चुके हैं। तो ग्लूकोज हमको मीठा लगता है, तो वो मीठा, रोटी में मिठास नहीं है, लेकिन वो ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट कर दिया उसने, इसलिए। अब उसके बाद हम लोग जब एसोफेगस में यहाँ चबाया, चबाने के बाद मेस्टिकेशन हुआ, उसके बाद जाना एसोफेगस से जो ग्रास नली है वहां से गया, और जाने के बाद स्टमक में आ गया। तो ग्रास नली से हम लोग मानते हैं कि ग्रास अंदर जो मुंह के से जाने पर स्टमक जिम्मेदार है, वो स्टमक की पूरा प्रोसेस है। स्टमक के बाद जब जाता है तो अब स्टमक में हमारे पास HCl की जो पीएच लेवल होती है वो 1.2 पीएच होती है, यानी हाईली एसिडिक होती है। इसको हम लोग आयुर्वेदिक भाषा में जठराग्नि बोलते हैं। तो अगर पीएच लेवल पर 1.2 पीएच लेवल का कोई एसिड है, तो वो किसी भी, मतलब आप आयरन को भी ले ले तो उसमें डाल दिया जाएगा तो आयरन को छेद करके निकल जाएगा, इतना उसका वो है। तो अब इस प्रोसेस में भी यहीं पर क्या होता है, स्टमक से जब निकला तो निकलने के बाद अब इसमें यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर पाचन हो रहा है, और कुछ एब्जॉर्ब भी होता है, कुछ ब्रेक होता है। फिर इसके बाद जब निकलता है ड्यूडेनम में, छोटी आंत का सबसे पहला भाग ड्यूडेनम कहलाता है। ड्यूडेनम में जो सबसे अधिक पाचन की क्रिया वहीं से बहुत तेजी से शुरू होती है, क्योंकि वहां पर तरल आता है, और तरल का पीएच 1.2 होता है, बहुत ही हाईली एसिडिक होता है। उसको वहां बेसिक, मतलब यानी क्षारीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए तमाम तरल स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं, कुछ हमारा गाल ब्लैडर देता है। तो जो लीवर में बाइल जूस हमारा बनता है, वो बाइल जूस आता है और वो स्टोर होता है, बनता तो लीवर में है, लेकिन अल्टीमेटली वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद जैसे ही आपका फैट का अणु आता है, तो वैसे ही हमारे बैठे हुए संवेदनशील वाले जो हमारे समझिए सिपाही बैठे हुए हैं, या हमारा सूचना देने वाला बैठा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन देता है। तो वैसे ही आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप गाल ब्लैडर से आपका बाइल जूस निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो आता है और पैंक्रियाज से इधर निकलता है, जो पैंक्रियाज स्प्लीन की बिल्कुल बगल में है, स्टमक के नीचे लेफ्ट साइड में वो स्प्लीन के पास में ही पैंक्रियाज है, एक लगभग पत्ती की तरह, लंबी पत्ती की तरह होती है, और उसमें उसके उससे निकलता है कुछ डक्ट निकलती है, तो कुछ डक्ट से निकलती है, और वहीं से कुछ हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो दोनों क्या काम करते हैं, वो ऊपर वाला जूस और ये पैंक्रियाटिक जूस दोनों मिलकर आते हैं, और वो पहली बार ड्यूडेनम में जाते हैं। तो ड्यूडेनम एक ऐसी जगह है, वो ड्यूडेनम पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये मॉडर्न साइंस कह रहा है। ड्यूडेनम में सबसे अधिक पाचन की क्रिया होती है। वहीं पर 1.2 पीएच जो हाईली एसिडिक है, उसको क्षारीय माना जाता है, क्योंकि कुछ एब्जॉर्प्शन बिना क्षारीय हुए संभव नहीं है। फिर वो जाता है और जेजुनम, और फिर इलियम में जाता है। इलियम के बाद वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर कि आपका अपेंडिक्स मौजूद होता है। अपेंडिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी क्या करता है, वो ऐसा सिपह सालार है जो ये इंफॉर्मेशन देता है, कुछ तो नष्ट करता है, कोई बैक्टीरिया आ गया, और अगर नहीं नष्ट कर पाता तो वो इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं, उनको नुकसानदेह है। तो वो डिफेंस का बहुत बड़ा अच्छा वो है, सिपह सालार है, उसको हमको रक्षा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो तो अपना जीवन का अपना धर्म है। डॉक्टर, अगर एलोपैथ डॉक्टर कहता है कि अपेंडिक्स निकालना है तो ठीक है। तो तो ये अगर बाहों में, तो ये प्रोसेस उनका बता रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की उपयोगिता, स्पेशली ड्यूडेनम की उपयोगिता बहुत अधिक है। तो वो ड्यूडेनम बिल्कुल
पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो हम लोग कह रहे थे ये प्रोसेस मॉडर्न साइंस का आप बता रहे हैं, तो यानी जो भी पाचन की क्रिया है उसके लिए एसआई मेन काम, क्योंकि वो फैट को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन तीनों चीजों को पचाती है और एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वो जिम्मेदार है, सबसे अधिक जिम्मेदार स्मॉल। 90% काम पाचन का स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो अगर बाहों, कंधों में और कनपट्टी में दर्द हो और स्केपुला में दर्द हो, जिसको हम लोग पखौरा बोलते हैं शायद, पीछे वाला जो भाग है, जो आपकी हड्डी है, स्केपुला में दर्द हो, तो हम लोग का इशारा, हम लोग प्रकृति का इशारा समझना चाहिए कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का दर्द है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। सर्वाइकल हमने बताया कि यहाँ पर है, तो सर्वाइकल के बगल में जा रही है, इसलिए सर्वाइकल का दर्द भी एसआई से संबंधित हो सकता है। देखिए कान, कान में स्वेलिंग कोई हो, तो आंख थोड़ा सा ऊपर है तो आंख में भी थोड़ा सा उसका भाग पहुंच सकता है, तो आंख और कान में सूजन में होगा तो भी, क्योंकि कान में जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 19 है, उसका लास्ट पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो कान में दर्द होगा तो जिम्मेदार ये भी है। निचले कमर का दर्द हम लोग उसको जोड़ते हैं कैसे, हम लोग ये मानते हैं कि जब जन्म के समय हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का था कि आप देखे होंगे अपना स्ट्रक्चर में कि इस तरह का शिशु के रूप में है, वो मुड़ा हुआ, तो जब आकार लेता है तो कुछ बोन में परिवर्तन होते हैं, तो वैसे ही हमारे स्पाइन में परिवर्तन होते हैं। तो स्पाइन के परिवर्तन में सर्वाइकल और लंबर दो ऐसे हैं जो बाद के में शेप लेते हैं, पहले शेप नहीं होते, पहले पहले यूं मुड़े होते हैं, लेकिन बाद की शेप में सर्वाइकल हमारा यूं चेंज होता है, अपने आकार को चेंज करता है। उसी तरह लंबर हमारा जो पीछ नीचे, कमर के नीचे, जो कमर के नीचे जो लंबर पार्ट बोलते हैं, वहां जो परिवर्तन होता है वो भी परिवर्तन होता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कर्वेचर। क्योंकि प्राइमरी कर्वेचर वो कर्वेचर हो जो भ्रूणावस्था में आपके पास था, और जो कर्वेचर आपका भ्रूणावस्था के बाद डेवलप हुआ शरीर के, क्योंकि चलना है, हमको चलना है, वहां तो चलना नहीं था, वहां तैरना था, यहाँ चलना है, तो चलने के समय जो परिवर्तन हुए उनको हम लोग सेकेंडरी कर्वेचर कहते हैं। इसीलिए सर्वाइकल और लंबर की समस्याएं अधिक होती है। तो अगर सर्वाइकल का दर्द है तो यह से जा रही है, तो सर्वाइकल के दर्द के लिए भी दो। फिर आपका निचले कमर का दर्द है, तो अगर स्पाइन, स्पाइन में ऊर्जा ऊपर से आ रही है, ब्रेन से स्पाइन में जा रही है ऊर्जा, और वहां से ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सब जगह, तो अगर इस सर्वाइकल की प्रॉब्लम कोई है तो लंबर की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बहुत अधिक है। और अगर लंबर की समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो ये मानिए कि सर्वाइकल की समस्या कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए एसआई को, चूंकि सर्वाइकल की कंट्रोलर है, सर्वाइकल के बगल से जा रही है उसकी वो मेरिडियन, इसलिए हम लोग मानते हैं कि लंबर की प्रॉब्लम के लिए भी ये जिम्मेदार हो सकती है। दांत में दर्द, देखिए यहीं पर है, ये दांत, ये वाला पॉइंट है, यहीं पर पॉइंट आ रही है, तो दांत का दर्द भी इसकी वजह से हो सकता है। और दांत का दर्द के लिए स्टमक की मेरिडियन बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि वो स्टमक मेरिडियन भी यहीं जाती है, वो भी आती है और यहाँ से आकर के और यहाँ पर आती है, तो स्टमक की मेरिडियन भी जिम्मेदार है, वो आँख के उससे निकलती है और बीच से आकर के यहाँ पर आपको, इसलिए वो भी जिम्मेदार है, स्टमक की मेरिडियन भी जिम्मेदार है इसके लिए। नाभि के आसपास का दर्द हो तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से नाभि के आसपास ही तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसलिए नाभि के आसपास का दर्द होगा तो भी जिम्मेदारी है। अगर आप, इसका एक नेचर है कि अगर अपने इंट्रोवर्ट है तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात है। इंट्रोवर्ट माने अपने में सीमित है, घर के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अंदर ही रहना चाहते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रभावित। इसका गुण क्या है, अगर ये बहुत अधिक धैर्यवान, इसका गुण है, क्योंकि गुण और दोष दोनों इससे जुड़े हुए हैं ना, तो अगर अधिक धैर्यवान है तो भी इसका गुण है, क्योंकि धैर्य के साथ 8-10 घंटे पाचन का क्रिया हो रही है, आप सोचिए 10 घंटे से कम नहीं होती टोटल पाचन की क्रिया में, तो 10 घंटे, 2-3 घंटे सिलाई में, तो 10 घंटे का पाचन की क्रिया में धैर्यवान होना आवश्यक है। तो धैर्य की अगर है तो ये उसका पॉजिटिव गुण है कि अधिक धैर्यवान।
स्मृति हार्ट की वजह से, क्योंकि हार्ट के साथ, हार्ट का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो जो हार्ट की स्मृतियां, स्मृति मेमोरी उसका मेन पार्ट है, लेकिन उससे भी जुड़ा हुआ है क्योंकि अपने ग्रुप के साथ है। स्केपुला पेन इससे जुड़ा हुआ है। अब कान में है तो यहाँ पे बहरापन अगर हो रहा है तो इसी वजह से, कान की वजह से भी डेवलप हो सकता है। लीवर की वजह से होगा, लेकिन लीवर तो बाद में होगा, कान में यही मेरिडियन की वजह से, ये मेरिडियन का ये पॉइंट यहीं पर आ रहा है, इसलिए बहरापन इसकी वजह से हो सकता है। मानसिक बेचैनी, क्योंकि हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। मानसिक बेचैनी क्योंकि मन का कंट्रोलर कौन है? हार्ट। तो अगर हार्ट में है तो उसके लिए है। मुंह में छाले, तो मुंह में छाले क्यों हो गए? अगर स्टमक हीट बढ़ी है तो अल्टीमेटली हीट की वजह से मुंह में छाले, तो स्टमक और एसआई का दोनों का रोल है मुंह में छाले होने का। पर एक तो ये भी हो सकता है ना कि आपका पाचन ठीक से ना हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर के अपनी क्षमता से अधिक प्रोजेक्ट ले ले, तो क्या होगा? चिंता, मानसिक चिंता, जैसे जैसे मानसिक चिंता होगी वैसे वैसे आपकी हीट बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो लेने हैं उनको हार्ट, ये स्पेशली एसआई, वो एसआई की गर्मी हो सकती है। एपेंडिसाइटिस इसका बहुत बड़ा वो है, जो छोटी आंत में, वो इसमें हम लोग मानते हैं कि मॉडर्न साइंस तो कहती है कि अपेंडिक्स में कोई इंफेक्शन है और अपेंडिसाइटिस हो गई। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन है, तभी इन्फ्लेमेशन को ही बोलते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो होती है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं साइटिस, आइटिस, ITIS जहां बोलते हैं वहां इन्फ्लेमेशन होता है, यानी तत्काल कोई अटैक हुआ है किसी तरह का, बैक्टीरिया का या किसी रोल है। तो लेकिन हम लोग मानते हैं, एक्यूप्रेशर मानता है कि छोटी आंत में जो ऊर्जा बह रही है, ऊर्जा का ध्यान और देना है। ऊर्जा हमारे यहाँ लगातार निरंतर प्रवहमान होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक रही है तो बीमारियां हैं। तो अगर ऊर्जा में रुकावट है तो अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी हो जाएगी। और अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी के लिए इसमें क्या होगा कि बहुत तेज पेट दर्द होगा, गुड़गुड़ाहट हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, और दुर्गंधित अधोवायु निकल सकती है। इस ये होती है। लेकिन इसका सबसे सबसे बढ़िया पॉइंट हमारे यहाँ जो सिंगल पॉइंट है, वो आपके पैर की, जहां पर आप, वो हमको हम लोग बोलते हैं ST36.5, सिंगल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है एपेंडिसाइटिस का। वो हमारा बिल्कुल जो सामने का पैर, सामने का भाग जो है पैर का, जहां हड्डी है वहीं पर हड्डी के अपने बाहर की तरफ, अगर पैर आपका राइट में, राइट वाला पैर है तो राइट की बाहर की तरफ, लेफ्ट है तो लेफ्ट की बाहर की तरफ, वहां पर एक गड्ढा छोटा सा बनता है, दैट इज नोन एज ST36। उसके जस्ट नीचे 36.5 आता है, वो है एपेंडिसाइटिस। बहुत बढ़िया दर्द, उसको सिडेशन करने से काफी कुछ राहत मिलती है दर्द। और अब इस एलआई के, वो एसआई के और भी कुछ है, हुक वर्म। देखिए हुक वर्म, राउंड वर्म, पिन वर्म, टेप वर्म, सब इसी के हैं। क्योंकि कच्चे भोजन और कच्ची तासीर का जो भोजन होता है उसके माध्यम से ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और HCl की इतनी गर्मी होने के बावजूद, SD कैरेक्टर होने के बावजूद सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया या जो जीवाणु हैं इनके ऊपर का कवर जो है उसको हमारा ये सिस्टम भेद नहीं पाता है, ब्रेक नहीं कर पाता है, तो वो अंदर सरवाइव कर जाते हैं। ऊपर बाहर थोड़ा बहुत परेशानी हो गई और सरवाइव कर गए। तो अब ये क्या हुकवर्म क्या होते हैं? एक तो पहले ये हुकवर्म तो रक्त चूसते रहते हैं, और इसके लक्षण क्या है कि आप मिट्टी, मोम, बिना पका चावल, चाय की पत्ती, इनके खाने की इच्छा होती है। तो ये उसी सब समझ में आ जाता है कि आप वो मिट्टी खा रहा हो। तो दो कारण हो सकते हैं, या तो कैल्शियम की कमी हो, और या आपके अंदर हुकवर्म हो गया। केचुआ, राउंड वर्म, ये पालतू जानवर, कुत्ते, बिल्ली, जो हम लोग घर में पालते हैं, इनके संपर्क में आने से हो जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं लक्षण कि हाथ पैर इसमें ठंडे हो जाते हैं। पिनवर्म, ये एनएस में होते हैं, और एनएस में खुजली होती है, और वो खुजली अधिकांशतः शाम को होती है। टेप वर्म, ये मानव और जानवर के आंत में होते हैं, और इसमें रोगी को हमेशा भूख लगी रहती है। तो अगर ये है तो ये कैरेक्टर जो है, क्योंकि अधिकांशतः
स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये पाए जाते हैं। तो हमारे लिए हम लोग क्या है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हमारे 4 पॉइंट 6 पॉइंट है टोटल, 6 बाएं हाथ में रहता है। हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, हम लोग स्टमक, और हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, तीनों के ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जी पॉइंट को ब्लैक कलर लगा देते हैं तो काम चल जाता है। वो भी नहीं होता है तो हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से राइट दोनों स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले ज्वाइंट में, दोनों स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले ज्वाइंट में पूरा ब्लैक ब्लैक कलर, और राइट रिंग फिंगर के ऊपर वाले ज्वाइंट में ब्लैक कलर। ये आप सभी लोग लगा लीजिए तो उससे क्या होगा कि कोई इन्फेक्शन जो स्टमक में, एसआई में, एलआई में होगा वो इनसे काफी कुछ, हम लोग इसको मानते हैं कि जो एंटीबायोटिक है ये वो है। अगर हम लोग ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में जीरो टोन 9 सीडेट, ये तो एक तो देते हैं कि जी पॉइंट को हम लोग ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन कर देते हैं और जी पॉइंट को सीडेट कर देते हैं, ये तो हमारा चाइनीज में है। आयुर्वेदिक में हम लोग करते हैं जीरो टोन 9 सीडेट। हम लोग क्या करते हैं, जीरो माने तम, तो हम लोग कहते हैं हम अंधकार पैदा करते हैं और हम लोग प्रकाश को जीरो कर देते हैं, प्रकाश को घटा देते हैं, और उससे क्या होता है, जो बाहर का जीवाणु है वो आके मर जाता है। वो मरने की स्थिति की वजह से हम लोग उसको बोलते हैं कि ये तो मर गया है, तो हम लोग उस पर काम करते हैं। अगर डिफिशियंसी वाले दर्द हो तो क्या होगा कि पेट दर्द, ऐसा पेट दर्द, अगर प्रेशर हम लोग लगाया और वो घट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे डिफिशियंट है, हमने पेट में एनर्जी दिया, एनर्जी जैसे दिया वैसे वो घट गया, यानी उसमें उसको आवश्यकता एनर्जी की थी और मिल गई तो वो घट गया, तो ये डिफिशियंसी वाले हो गए, इसमें पतले दस्त होने लगेंगे और अधिक अधिक मात्रा में पेशाब होगा। हम लोगों ने कहा था कि अधिक मात्रा में पेशाब होगा, अगर ठंडक होगी तो अधिक मात्रा में पेशाब होगा, तो ठंडक डिफिशियंसी के प्रतीक है। कच्चा भोजन और कच्चा सलाद, खूब सलाद, देखिए सलाद की मात्रा भी एक पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हम दिन भर केवल सलाद ही खाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। 25% यदि सलाद कभी बहुत अधिक फायदेमंद नहीं होती। तो ठंडी तासीर का भोजन लगातार करें, आइसक्रीम वगैरह को निरंतर खाएं तो। और टिनाइटिस भी, टिनाइटिस कान में आप जो घंटी बजेगी तो कान का संबंध है इसी से, SI 19 से, इसलिए टिनाइटिस भी इसके कारण होता है। तो हम लोग इसमें उपचार क्या देते हैं, अगर सामान्य उपचार किसी को न मालूम हो तो हम लोग कहते हैं राइट स्मॉल फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर, बोथ या दोनों ले लीजिए, दोनों इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले ज्वाइंट में मेथी पट्टी बांध दीजिए। मेथी पट्टी बांधने का तरीका हमने भेजा हुआ है ग्रुप में, उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं, तो उसको आप मेथी पट्टी बांध दीजिए, भेजा हुआ है सर शर्मा सर आपको, तो उसमें आप उसको शेयर कर दीजिए, तो मेथी पट्टी बांध लीजिए ऊपर वाले में, ये उसके उपचार का पॉइंट है। तो ये हमारा जो है मतलब उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का ये चैप्टर जो है आज से ये उस ग्रुप का हार्ट का और इसका पूरा हो जाता है। इसके बाद फिर हमारा जब आएगा तो हम लोग किडनी को लेंगे। किडनी बहुत बड़ा चैप्टर है और मुझे लगता है कि किडनी में हो सकता है 2 दिन, किडनी और यूवी के लिए हो सकता है 2 क्लासेस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक में तो पूरा कभी भी नहीं हो पाएगा। किडनी बहुत बड़ा हुआ है, किडनी हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और लीवर भी, लीवर किडनी महत्वपूर्ण हम लोग मानते हैं। वैसे तो महत्वपूर्ण हमारे सभी है, लेकिन किडनी की अपनी उपादेयता है, तो हम लोग यहीं पर आज विराम देते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने इतने शांतिपूर्वक सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी कोई जिज्ञासा बनती है, प्रश्न बनता है तो आदरणीय श्रीवास्तव साहब से पूछ सकते हैं। मैं एक सूचना दे दूं, जी सर। हमने हमने एक ग्रुप अभी आज ही से शुरू हो रहा है हम्म, क्लास का, हालांकि वो समय उसका 8 से 10 रखा गया है, वो फ्रेशर्स के लिए और सेमेस्टर 1, मतलब हमारे को जो कोर्स सेमेस्टर 1 का हमारा जो कोर्स होता है उसके लिए हम लोगों ने 1 महीने तक लगभग 29-30 तक चलाने की योजना है हमारी, जब तक खत्म हो जाएगा। तो उसमें हम लोग, वो हमारा कोई शुल्क केवल यही है कि प्रतिबद्धता होनी चाहिए समाज में उपयोगिता के दृष्टिकोण से, प्लस कोई पीड़ित हो उसकी सहायता करना हमारा आंतरिक जो है उल्लास होना चाहिए, उल्लास वर्चुअली उल्लास होना चाहिए, तो वो हमारा शुल्क है।
वो शुल्क हम कभी मांगेंगे नहीं आपसे, आपको ही देना है दूसरे को। तो वो है, अगर आप चाहेंगे नंबर दे देंगे शर्मा जी, तो मैं जोड़ ठीक है। दूंगा आज से कल से जब भी आप चाहेंगे। जी धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है, किसी के कोई होगा तो बिल्कुल कराते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे एक हिस्से के साथ बोलेंगे। कोई किसी का प्रश्न तो पूछ लीजिएगा सर। हाँ, जी चंपा जी। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कलर थेरेपी में ये कमर के लंबे पार्ट में दर्द होती है बहुत, उसका कलर थेरेपी में कुछ है? कौन से कलर यूज कर सकते हैं, कहाँ पर, कैसे? देखिए, कमर के दर्द के लिए हम लोग जो करते हैं, पहले तो आप समझिए कि अगर कमर है तो हम लोग पर, हमने एक दिन बताया था कि हमारे दोनों इस तरह अगर हम देखें, ऐसे ऐसे देखिए, मेरे हाथ दिखाई पड़ रहे हैं ना, जी तो हम लोग इसको देखिए, इसको मानते हैं, जी ये दोनों हमारे हाथ हैं, ये दोनों जी हमारे जी पैर हैं। जी ठीक है। तो जब, जी अगर मान लीजिए आपका इस पोर्शन पे, यहाँ पर इन दर्द पे, तो यहाँ पर आपको स्टिमुलेट करना है, नंबर एक। ठीक है। जी एक तो ये जी तरीका है जी कि इन दोनों को आप जी करें, इसी तरह इधर भी दोनों पैर है, तो बाएं दाएं जो भी इसमें पैर है, एक तो ये। दूसरा जी आप करिए कि इस जो कमर दर्द का संबंध अगर नीचे का लेवल पर है, तो कमर जी दर्द का संबंध तो हम लोग एक और तरीका लगाते हैं कि इस, ये जो, ये सर है, ये सर जी है, जी तो ये जी ये हमारा, ये गला हो गया, ये ऊपर वाला सर हो जी गया। इसके पीछे जी का भाग ये हमारा, ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये जी जी पीछे का भाग, तो ये नीचे का भाग जो है सर्वाइकल हुआ। जी अब उसके बाद फिर हम लोगों का यहाँ से बिल्कुल दोनों के पैरों के बीचों बीच ये हमारी स्पाइन हुई। तो अगर जी स्पाइन का नीचे वाले में है तो 5 मटर, 5 चना मटर लगा लीजिए, तो आपको हो जाएगा। 5 चना या मटर आप लगाइए, और हल्का जी हल्का उसको प्रेस दीजिए, तो ये आपका सामान्य चिकित्सा में हो जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं कलर से, तो आप ब्लैक कलर लगा लीजिए इन्हीं जगहों पर, अच्छा। ब्लैक कलर। हाँ, ये कलर थेरेपी में पूछना चाह रही थी मैं। हाँ, तो ब्लैक कलर लगा लीजिए आप। ये पहली और दूसरी उंगली के बीच में? ये, हाँ, ये देखिए, दोनों दो, ये बताया ना, ये दो पैर हैं, तो यही तो जी स्पाइन जी होगी जी हमारी ये। जी। तो यहाँ पर ये जो कलर रिंग, लगा ले, ब्लैक रिंग कलर। फिंगर और मिडिल, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में। ब्लैक कलर लगा ले। हाँ, ब्लैक कलर लगा लीजिए पूरे चैनल में। चैनल माने जो दोनों गड्ढा पड़ा रहा ना, दोनों हाथों में? दोनों हाथों में जी, दोनों तरफ है, दोनों उसके जी रिप्रेजेंट जी। करते हैं ये हाथ। जी। तो ये गर्दन दर्द का भी इसी से कंट्रोल होगा? गर्दन वाले तो बताया यहाँ पर ये है। तो इसमें काला रंग चलेगा? हाँ हाँ, ब्लैक कलर? गर्दन में काला रंग लगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। सर ये कलर्स का इससे क्या तात्पर्य होता है, मतलब कलर ब्लैक वाइट एंड मतलब क्या से मतलब बॉडी में वो कैसे। वही, वो ऐसा देखिए, सारे सारे जो है हम्म, कलर्स को हम लोगों ने बेस कर रखा है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से हम्म, जो है सारे कलर्स का संबंध है। लाल, जैसे लाल हम लोग यूज करते हैं, तो लाल जो है अग्नि का प्रतीक है, तो वो हमें हमेशा हीट बढ़ा देगा। ब्लैक कलर जो है वो जल का प्रतीक है, तो वो ठंडक लाएगा। हम्म। ये और और ब्लैक कलर इन्फेक्शन का, इन्फेक्शन है, जहाँ इन्फेक्शन रोकना होगा वहां ब्लैक कलर का प्रयोग करते हैं। कलर अलग थेरेपी है। अच्छा, फिर हर ऑर्गन का, जो हमारे ऑर्गन्स डिसाइडेड हैं, उन ऑर्गन्स के अपने कलर, जैसे पृथ्वी का है येलो, पृथ्वी का येलो कलर है, जल का है ब्लैक कलर है, मेटल का हमारे यहाँ कलर है ब्राउन है। उसी तरह लीवर का है हमारे यहाँ वो ग्रीन, और हार्ट और उसका जो है लाल। तो उन कलर्स के माध्यम से ही, तभी तो एक बार याद करिए, किसी ने पूछा था तो एचबीपी के लिए हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल करिए। लेफ्ट, लेफ्ट में, लेफ्ट जहाँ ये वाला, जहाँ नेल, नेल और स्किन मिलती है बिल्कुल बीचों बीच, वहां पर हम लोगों ने कहा था कि ब्लैक कलर का इस्तेमाल करिए। और अगर किसी को लो बीपी है तो उसको लाल रंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी। चलिए, कोई किसी का कोई और क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर साहब आपका कोई क्वेश्चन बनता है पूछ लीजिए। ये कलर, कलर कौन सा कलर लगाना होता है? हाँ सर जी, तो ये पूरी थियरी है।
मतलब जो जैसा जैसा होता है वैसे मन में कहा इन्फेक्शन कोई है तो इन्फेक्शन के लिए ब्लैक कलर। ब्लैक कलर कोई किस चीज से, वो कलर का कंपोजिशन क्या होता है, कहाँ से, ये कोई भी वो सर पेंसिल वो का कलर? देखिए सर, जैसे ये देखिए, हाँ नहीं, कलर किस चीज से, वो नेल पॉलिश से या किसी, जी सर, कलर किस चीज से उसमें बनाएंगे? नहीं तो कलर कैसे, वही नॉर्मल नॉर्मल कलर है ये। वो कलर कैसे का जो रंग मतलब होता कोई है कपड़ा, कपड़े से ले, या उनका कहना है ये कपड़ा लगाएं या क्या चीज लगाएं मतलब? नहीं ये तो पेन है ना, ये ऐसे देखिए, पेंसिल है, जो देखिए पेंसिल। ये देखिए ब्लैक है, अच्छा ये अच्छा। ब्लैक कलर है, देखिए मुझे लगाना है तो मान लीजिए मुझे लगाना, देखिए मैंने यूं लगा अच्छा, लिया। पेन से भी हो जाता है। हाँ पेन है, ये पेन है एक्चुअली, ये सब पेन है। ये पेन से लगा लिया, ये यहाँ लगा लिया, इसमें इस वाले में लगा लिया, और इसमें यहाँ पे लगा लिया। तो मैं जैसे कहता नहीं हूँ कि आप अगर ये हम लोग स्टमक मान रहे हैं, यहाँ पर एल आई मान रहे हैं या एस आई मान रहे हैं, तीनों में हमने ब्लैक लगा दिया। तो हमने अपने अंदर के उसको, और यहाँ यूबी है, अगर बाहर जा रहे हैं और हम लोग जैसे टॉयलेट यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले में यूबी है हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग ब्लैक लगा लेते हैं बाहर जाने में, कि कहीं मॉल वाला गए, वहां 50 लोग जाते हैं, तो हम लोगों ने इसको लगा लिया कॉम्परेटिवली रक्षा के लिए। और ये इसको इसको मानिए आप लोग, हम लोगों ने भुला दिया ये कलर हमारा, ब्लैक कलर टीका लगाती थी मदर, हम लोग उसको भूल गए। वो काला टीका हाँ, लगाती थी, काला टीका माना क्या था, नजर, नजर न लगे। नजर, हाँ, नजर क्या था, नजर के लिए, नजर क्या था, पराभौतिक, पराभौतिक इन्फेक्शन था। नजर से बचाने के लिए, हाँ। हाँ तो नजर क्या थी, नजर, अगर लोग भौतिक और पराभौतिक में अंतर करें तो पराभौतिक नजर, पराभौतिक जो है इन्फेक्शन है। मकान के सामने लोग काला लगा देते थे, काला हड़िया, क्यों, क्योंकि मकान में कोई किसी दृष्टि कुदृष्टि न पड़े, तो दृष्टि क्या है, पराभौतिक। वो हम लोग भूल गए, तो हम लोग उसको ट्रांसलेट ठीक से हम लोग नहीं किया, हमने सिखा दिया, लेकिन ट्रांसलेशन यही है, यूबी से क्या मतलब हुआ आपको, यूबी से? यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये इस उंगली पे जब जहाँ बाहर जाए तो ऐसे इस पे लगा लें ये? ये ये राइट 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 इंडेक्स फिंगर। अच्छा राइट में, अच्छा यहाँ लगा लें इस तरह से ना ये? हाँ राइट इंडेक्स फिंगर जी। जी जी, ओके। हेलो डॉक्टर साहब, ये लंबा पार्ट के लिए आपने जो बोला ऐसे लगाना है ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक ठीक, ऐसे लगाना है, बिल्कुल बढ़िया लगा लिया। चैनल में जी, चैनल में जी, वो गड्ढा पड़ता है, वहीं पर गड्ढा है, वही है। नहीं तो ये बॉडी में जैसे बहुत से लोगों को किडनी में स्टोन हो जाता है या कहीं और हो जाता है, तो स्टोन का शरीर में किस वजह से हो पाता है मतलब? देखिए स्टोन का, अगर स्टोन की लोकेशन जो है अगर नीचे की तरफ नहीं है, हम्म, किडनी का यू पार्ट होगा, तो हम्म, किडनी के लोकेशन में अगर ऊपर की तरफ होगी, तो जो यहाँ पर उसे यूरेटर वाला निकल के जाएगा, तो यहाँ पर जल्दी आ जाएगा। अगर इस पार्ट में होगी तो मुश्किल से आएगा। तो हम लोग भी इसको ट्रीटमेंट करते हैं अलग से, हम लोग इसको भागों में बांटा हुआ है हमने, 01, 02, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में। तो हम लोग जिस, अगर रिपोर्ट आ गई कि इस पोर्शन में है, तो हम लोग उस पोर्शन पर मेरिडियन में एनर्जी बेसिस पर 4, 5 सीडेट, 3, 6, 0, 2, 9 सीडेट कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कोई ठोस है, ठोस माने कफ, आयुर्वेदिक भाषा में कफ, तो कफ को हम लोग निकाल देते हैं। और 3 माने अग्नि, जला देते हैं। 6 माने नर्वस सिस्टम, उससे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो और 3 का अर्थ ये होता है कि घर को घर बनाना, यानी बढ़िया घर को घर बनाना, घर को व्यवस्थित कर देना। तो उसको व्यवस्थित करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ये हम लोग प्रोसेस करते हैं। और कुछ ब्रेक होते भी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि पूरा 100% सही होगा, लेकिन कुछ ब्रेक होते हैं ऑन द, क्योंकि हम लोग उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। 4, 5 सीडेट, 3, 6, 0, 2, ये हम लोग का ट्रीटमेंट है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द, जो भी लोकेशन किस है, ऊपर वाले में है कि नीचे वाले में कि बीच वाले में। गॉल ब्लैडर के लिए वही चीज। वो भी सर करते वही है। अब गॉल ब्लैडर में दो है कि अगर थैली नीचे की तरफ है, तो गॉल ब्लैडर में यही मुश्किल पड़ता है कि कैसे वो ब्रेक होकर कैसे निकले।
निकलता नहीं है। तो निकल जाती है, उसमें थोड़ा गार्बेडर वाली थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है। तो अगर उसमें गार्बेडर अभी ऐसी एक जगह केस पर है। जी। अभी एक केस देखा कि गॉल ब्लैडर से निकल करके आगे जाके फंसा हुआ है। वो दिख रहा है फंसा हुआ है लेकिन निकल नहीं रहा। किसी हाँ तो का वो देखा उसको था। उसको तो कर सकते हैं वो बाइल गार्बेडर को। डक्ट में जा करके फंसा हुआ है, बाइल डक्ट। हाँ तो बाइल डक्ट में जा फंसा हुआ है। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है कि डक्ट में आ गया है, वो नेचुरली आगे रोक रहा होगा सबको। तो उसमें लेकिन संट उसका लगा तरीका दिया यही, तरीका वही है डॉक्टर। सर। नहीं अपोलो उसको, में संट लगा दिया उसमें। हाँ वो नेचुरली, वो तो नहीं, उनके पास तो ऑपरेशन वो बोला है। कोई उपाय नहीं है, टेम्पररी उपाय है, हम संट लगा देते हैं। हम फिर लोग सर, निकला नहीं। हम लोग अगर हम लोग करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक बार एनर्जी बढ़ाते हैं, एक बार एनर्जी घटाते हैं। जैसे आप देखिए, सूरज की गर्मी पड़े और फिर ठंडक आए तो वो कोई चीज ब्रेक होती है। हम लोग उस सिद्धांत का पालन करते हैं कि एनर्जी बढ़ाइए, एनर्जी घटाइए, तो ब्रेक होगा। अगर ब्रेक होगा तो अगर कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा तो निकल ही जाएगा। तो कहीं प्रेस करना होता है क्या क्या? हाँ नेचुरली हम लोग यहाँ पर देते हैं ना, गार्बेडर का जो एरिया है उसमें, उस बारे में जहां भी वो है उस लोकेशन में हम लोग एक बार सिडेट करते हैं, टोन करते हैं। वो मतलब वो है, केवल इससे कलर से काम नहीं बनेगा। वो हम लोग मैग्नेटिक उससे फील्ड से देते हैं, तो टोन सिडेट। वैसे डॉक्टर साहब अगर ये देखा जाए तो हम लोग का जो खान पान है ना, काफी हद तक हमारा वो ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि आप देखिएगा कि शादी ब्याह जैसे चल रहे हैं, रात्रि में जाते हैं, 9-10 बजे भोजन करते हैं, खुलता है वहाँ भोजन, पेट भर के खाते हैं, आके सो जाते हैं। तो काफी हद तक देखा जाए तो हम लोग स्वयं ही जिम्मेदार है ना, अपनी जी कब्र हम खुद ही खोद रहे हैं मेरे ख्याल से। जी हम्म। बिल्कुल। अगर देखा जाए देखिए तो खाने पीने का सबका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। आप हम्म, अगर उसका पालन करेंगे तो नेचुरली काफी, जैसे नहीं वो स्टम्प पालन, अगर, लेकिन ऐसा वो पालन कई बार हो नहीं पाता, वो चीज जो हाँ वो नहीं, एक आध बार में नहीं है, लेकिन अगर निरंतर आप उसको पालन नहीं हाँ। करते तो एक आध बार तो कभी हो सकता है कि मान लीजिए कभी आपको वो स्किप करिए, थोड़ा सा कम खाइए या स्किप कर लीजिए तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि बॉडी अगर स्किप करेंगे तो बॉडी के अंदर बहुत एनर्जी है, वो हम लोग उसको महसूस भले न कर पाए, एनर्जी बहुत अधिक है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्किप करेंगे। एक दो दिन आप नहीं खाएंगे कुछ नहीं होगा, लीवर हमारा बहुत सशक्त होता है। पर होता क्या है कि पेट भर खा लिया, फिर बाद में आके सो गए, बॉडी को सारा काम करना पड़ता है तो। और जैसे वही कहा गया, और हम लोग मानते हैं कि 11 बजे हम्म। प्रत्येक व्यक्ति को 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए, क्योंकि हम्म। उस समय कार्बोहाइड्रेट और लीवर में एनर्जी आती है। और लीवर को फंक्शन करने के लिए सोना बहुत जरूरी है, आपका सोना, ताकि वो लीवर अपना फंक्शन ठीक से कर सके। आप जागते हैं तो लीवर भी सक्रिय रहता है, तो वो अपना, जिसको होमवर्क कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन को हम लोग होमवर्क कहते हैं, तो होमवर्क नहीं कर पाता। तो उस इसलिए हम लोग मानते हैं कि ये प्रत्येक दशा में आपको 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए। स्टोन इसीलिए बनता है। सर, स्टोन बनने का रीजन। खान पान ही है तो केमिक वही, आप खाते क्या है, मिनरल्स विटामिन यही सब खाते हैं। तो कोई अगर कहीं देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी माने तरल, सॉलिड और लिक्विड तीनों है। वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीन है। अब एनर्जी की यही कंडीशन है। अब उसमें अगर वो रुक रही है तो वो सॉलिडिफिकेशन की ओर बढ़ रही है। अगर सॉलिड हो गई, दो अणु, आप दो अणु मिल गए, वो बढ़ते चले गए, अंत में जो है आपका पानी नहीं मिला। मान लीजिए जैसे यूरिन में कहते हैं नहीं, पानी पीते पीते रहिए, पर्याप्त पीते, ताकि जो भी टॉक्सिन हो निकलते जाए। सबसे अधिक वाटर जिम्मेदार है टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए। बिना उसके लीवर नहीं निकाल पाता, किडनी नहीं निकाल पाती। ठंड के मौसम में पानी कम पीना पड़ता है सर, वो प्यास ही लीवर को लगती है। ग्लूकोज बताया था ना। नहीं, देखिए, लिक्विड का अर्थ ये है कि मैं केवल पानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पानी, दूध, चाय, जो भी आप पी रहे हैं तरल, वो तरल में शामिल है। दो चार वो एलिमेंट है, अलग चीज है। लेकिन अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं और उधर आपके खाने पीने में सारी टॉक्सिन चीजें हैं, कैसे, गरम मसाला, हमारे नाम ही गरम मसाला है, गर्मी आ रही है, फिर हम लोग जाते हैं गोलगप्पा खाते हैं, गोलगप्पा के बाद कहते हैं पानी पिला दो भैया बढ़िया वाला, तो वो 2 गिलास पानी और पिला देता है। हींग आप का सोचिए, पानी। सब टॉक्सिन तो हम लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। पीएच हम लोग घटा रहे हैं, एसिडिक कर रहे हैं। एसिडिक होने पर
आपके हार्मोन्स नहीं काम करेंगे, आपके विटामिन मिनरल्स ये मूवमेंट नहीं हो पाएगा, काम नहीं करेंगे। आपके बॉडी ब्रेन को लगातार मैसेज जाएगा कि समथिंग डिस्क्रिपेंसी इज देयर, वो समझ नहीं पाएगा, इरिटेशन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइटी इरिटेशन ड्यू टू हीट। अच्छा जैसे आज के डॉक्टर ये पेन बताया था ना आपने, जी जैसे डॉक्टर गर्दन के लिए ये पेन बताया था ना आपने, हाँ ये, हाँ दोनों पूरा 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 करिए, पूरी पूरा उंगली में, करिए। पूरी किसके उंगली लिए, में, किसके किसके लिए मैम? गर्दन गर्दन। नहीं, गर्दन के लिए ये है, ये थंब थंब, अच्छा थम, थंब का नीचे वाला। नीचे वाला, हाँ। ठीक, थैंक यू। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो कोल्ड और कफ जैसे हो रहा है, खांसी हो रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बोथ स्मॉल फिंगर, ओके बोथ इंडेक्स फिंगर, ओके बीच वाला ज्वाइंट, ठीक है। लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू कलर, जी। ओके ठीक है। और चलिए। जो मसाले ही नहीं खाता हो, जैसे गरम मसाला नहीं खाता हो और गोलगप्पे नहीं खाता हो, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती ना? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। पानी में अगर पानी नहीं पी रहा हो तब नहीं, कंडीशन सब। पानी भी पी रहे हैं। पानी 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 लिक्विड तरल 3 लीटर पीजिए। भोजन, पानी का तो ऐसा होता है कि एक एक घंटे में अपने आप ही ऑटोमेटिक हाथ वहां चला जाता है कि पानी पीना है। हाँ तो बहुत बढ़िया, जो जो ऐसे करते हैं वो और दूसरों की तुलना में अधिक स्वस्थ है। हाँ भाई। हम कॉम्पिटिटिव है ना, वो उनके बस दूसरी की तुलना में अधिक स्वस्थ है, उनकी अपनी और प्रॉब्लम ना हो तो जैसे नॉर्मल सीजन चेंज रखिए। हुआ तो थोड़ा सा पकड़ लिया था, कोल्ड कफ ऐसे थोड़ा सा हो गया था, हल्का सा फीवर वगैरह। हम्म। तो मैंने इस बार मेडिसिन नहीं यूज करी। मैंने सबने बोला, मैंने कहा मैं मेडिसिन नहीं लूंगी, क्योंकि पता है 3 दिन में ऑटोमेटिक वो ठीक होगा ही होगा। बिल्कुल 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 ठीक करें। तो मैंने कहा जो है वो निकलने देती हूँ। मैंने अपने घर के ही जो भी थोड़े से फार्मूले लिए और वो 3 दिन में वो ओके हो गया था। जैसे गागल्स हाँ किए थे बिल्कुल। और गिलोय ले लिया और ये सब चीजें करके मैंने 3 दिन में ठीक कर लिया था। गला भी मेरा ऐसे ही ठीक हुआ। और उससे आपका लीवर ठीक रहेगा। देखिए लीवर को जितना आपकी दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर हम्म। साहब तो हमसे बेहतर जानते होंगे, कि दवाई आप लेते हो सब लीवर उससे प्रभावित होता है बेचारा। और लीवर और किडनी दोनों उसको निकालने के चक्कर में हमेशा रहते हैं, बहुत परेशान होते हैं। नहीं, टचवुड अभी तो ये सब चीजें नहीं करते और मसाले भी नहीं खाते हैं और ऊटपटांग चीजें भी नहीं खाते हैं। चलिए, और किसी को जिज्ञासा नहीं तो शेखी साहब धन्यवाद देंगे। सर्वप्रथम, हाँ जी, सर्वप्रथम आदरणीय अरविंद शर्मा जी के धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। आज डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी ने स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के ऊपर काफ़ी डिटेल हमको जानकारी दी। डायग्नोस्टिक कैसे मतलब बीमारी का पता लगता है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि सारे ऑर्गन एक दूसरे से लिंक हैं। ये नहीं कि दूसरे को इग्नोर कर दें, सभी का ध्यान करके बैलेंस बना के। और आपने ये भी अच्छी जानकारी दी कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मतलब कि जो जन्म हुआ था 8 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में जो जन्म है, उनके साथ लिंक है। ये भी एक नई अच्छी जानकारी आपने दी। और मतलब कि जानकारियाँ आपने बहुत अच्छी अच्छी दी हैं हमारे को। और कोई अगर समस्या आती है तो उसका हम फ़ायदा उसका उठा सकते हैं। और मतलब कि कई तरीके बताएं, जैसे आपने बताया कि पॉइंट जो डिटरमिनेंट पॉइंट है उसके ऊपर भी प्रेशर दे सकते हैं, कलर थेरेपी से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने पहले भी लेक्चर दिए और आज भी आपने, आपका उद्बोधन बड़ा अच्छा रहा, हम काफ़ी लाभान्वित हुए। और आपने आज ऑफर भी दे दिया कि 1 महीने के लिए आपने क्वेश्चन आंसर का सेशन दिया है। आप हमारा वो क्वेश्चन होगा तो आपकी आज के उद्बोधन के लिए और आपके पिछले उद्बोधन के लिए और आने वाले उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार: जिंदगी छोटी नहीं होती,
जी जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जी जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, जी जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सच्चाई जिंदगी जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। चलिए आइए तीन ओम का चरण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः